आज हम लेकर आ चुके हैं एक सुपर फील गुड ड्रामा मूवी जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। नाम है माय कोरियन टीचर। आपको पूरा फील आएगा तो पूरा देखिएगा। तो कहानी की शुरुआत में अपने हीरो यंग को दिखाते हैं जो कि जापान में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी में सेल्स एजेंट है। उसे इस काम में इंटरेस्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी नाम के वास्ते नौकरी में टिका हुआ है। लेकिन फिलहाल कंपनी की हालत कुछ ठीक नहीं है दोस्तों, लॉस में चल रही है। इसीलिए बहुत ही जल्दी ये नौकरी भी उसके हाथ से जाने की पूरी संभावना है। उसका बॉस कहता भी उसको देखो अपनी नौकरी ढूंढ लो अगली वाली, क्योंकि पता नहीं कंपनी कब बंद हो जाए, अगले महीने भी हो सकती है। यंग कोरिया का रहने वाला है लेकिन फिलहाल जापान में रहता है। उसको उदास देखकर उसका दोस्त हिम्मत देता है उसको कि भाई टेंशन मत ले, 1 महीने का टाइम है, दूसरी नौकरी मिल जाएगी। वैसे सच बताऊं दोस्तों आपको, यंग कोरिया के टॉप करोड़पतियों में से एक का इकलौता वारिस है। पर वो क्या है कि वो अपने पापा के टुकड़ों पे पलना नहीं चाहता और अपने पापा से लड़कर यहाँ जापान आ गया था। पर ये बात यहाँ पे कोई नहीं जानता और ना ही वो किसी को बताना चाहता है, क्योंकि उसको एक मामूली सी नौकरी करके भी चैन से रहना है। बस ये उसकी फिलॉसफी है। उसे दौलत से उतना लगाव नहीं है, बस एक पीसफुल लाइफ जीनी है। मन की उदासी से राहत पाने के लिए वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ होती है। यंग को बड़ा गुस्सा आता है कि एक तरफ नौकरी दूसरी तरफ छोकरी, सब चली गई। वो सवाल करता है उससे क्या चल रहा है, लेकिन वो जरा भी नहीं डगमगाती और अकड़ कर कहती है हाँ ठीक है, तुमने देख लिया मेरा अफेयर चल रहा है और क्या है, कुछ भी नहीं। ब्रेकअप चाहते हो ना, ले लो ब्रेकअप। मैं तो खुद तुमसे ब्रेकअप करना चाहती थी, और जाने से पहले सुनकर जाओ कि मेरा नया बॉयफ्रेंड 1 करोड़पति है। क्या करोड़पति और तुम रोडपति हो, तुम ठहरे मामूली सेल्स एजेंट। बहुत इंसल्ट करती है दोस्तों यंग को, लेकिन वो नहीं जानती ना उसके नए बॉयफ्रेंड से यंग कई ज्यादा मालदार है कोरिया में। इसके आगे यंग कुछ नहीं कहता, क्या कहता, चला जाता है चुपचाप। उसका दिल बहुत ही भारी होता है तो वो कोरिया में अपनी माँ को कॉल करता है। माँ भी परेशान होकर पूछती कि बेटा अपने घर में अपनी दौलत से आराम की जिंदगी गुजारने के बजाय तुम पराये देश में जाकर 2 टके की नौकरी क्यों कर रहे हो? ठीक से खाते पीते भी हो या फिर नहीं? अरे वापस आ जाओ ना बेटा, अब पापा पहले जैसे नहीं रहे, वो तुम्हें नहीं डांटेंगे और ना ही अपना बिजनेस संभालने पे मजबूर करेंगे। तुम बस वापस आ जाओ और यहाँ पे जो तुम्हारी मर्जी करे वो कर लेना, ये सब पापा का ही तो है, तुम्हारा ही तो है। लेकिन दोस्तों यंग क्या है ना, वापस जाना नहीं चाहता और कहता है कि माँ मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ यहाँ पे। तो माँ कहती कि बेटा पापा यहीं पास ही में है, उनसे 2-4 बातें कर लो। ये लो जी बेटे से बात कर लो 2 शब्द। पर पापा को इस बात का गुस्सा है कि यंग उनकी बात ना मानकर अपनी मर्जी से घर छोड़कर चला गया था, इसीलिए वो तो बड़े अकड़ में होते हैं, गुस्से से बात नहीं करते। पर माँ कहती कि बेटा उस आदमी को तो तुम जानते ही हो, बाहर से इतना करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं वो। खैर वक्त पे खाना खा लेना ओके, और ज्यादा काम मत करियो, सेहत का ध्यान रखियो बेटा। हर माँ की तरह अपना प्यार बरसाकर माँ फोन रख देती है। अगले दिन यंग अपने एक क्लाइंट को देखने दूसरे शहर जाता है। वहाँ क्लाइंट को कुछ प्रोडक्ट्स बेचकर वो लौटने वाला होता है कि यंग का कॉलीग जो कि उसका फ्रेंड भी है, वो कॉल करके कहता है कि यार मुझे अभी पता चला कि अपनी कंपनी फेक प्रोडक्ट्स बेच रही है, इसीलिए मार्केट में उसकी रेटिंग कम हो गई और अब लॉस में चल रहा है। अब सरकार को पता चल चुका है और हमारी कंपनी को सरकार ने हथिया लिया, इसलिए बेटा तुम प्लीज वापस कंपनी में मत आना और ना ही उस क्लाइंट को अपने प्रोडक्ट्स बेचना, वरना बुरे फंसोगे तुम भी। पर क्या करता वो, इससे पहले कि यंग कुछ कर पाता क्लाइंट को पता चल जाता है कि ये फेक प्रोडक्ट्स है और फिर तो वो यंग के पीछे पड़ जाता है। उससे जैसे तैसे बचकर यंग एक पार्क में आकर बैठ जाता है। अपनी बुरी किस्मत को कोस रहा होता है कि मैं कहाँ फंस गया। उसे लगा 1 महीने का टाइम है उसके पास, लेकिन अब कंपनी जल्दी बंद हो गई दोस्तों। 1 महीने का टाइम भी नहीं, ऊपर से गर्लफ्रेंड ने भी धोखा दे दिया। फिर भी उसका दिल नहीं मानता और वो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी भी तरह मनाने के लिए उसको मैसेजेस करता रहता है कि देखो जो हो गया सो हो गया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, क्यों ना हम एक नई शुरुआत करें। पर गर्लफ्रेंड उल्टा उसको ये रिप्लाई देती कि तुम मुझे क्या माफ करोगे, मैं तो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ मजे में हूँ। साथ ही वो एक फोटो भी भेजती है जिसमें वो और उसका नया बॉयफ्रेंड बहुत ही क्लोज होते हैं। ये देखकर यंग को बहुत गुस्सा आता है, गर्म हो जाता है वो और गुस्से में अपना फोन पटक देता है। लेकिन बाद में जब वो ठंडा हो जाता है तो अपना फोन ढूंढने लग जाता है। इस बात को एक बुजुर्ग कपल ने देख लिया था दोस्तों और वो समझ जाते हैं कि ये बेचारा लगता है अपनी लाइफ से बहुत ही परेशान है। वो उसका फोन ढूंढ कर देते हैं और स्माइल करते हैं बढ़िया सी। उन्हें समझ आ जाता है कि यंग बहुत ही दुखी है, तो वो उससे ज्यादा सवाल तो नहीं करते और उसको एक रेस्टोरेंट में ले जाकर उसे खाना दिलाते हैं और सभी मिलकर ड्रिंक भी करते हैं। तो जब थोड़ा सा नशा चढ़ जाता है अपने हीरो में तो उसके दिल में भरे दर्द का दरिया बह जाता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया, मेरी नौकरी भी चली गई। यंग कुछ ज्यादा ही पी जाता है दोस्तों और फ्लैट होने वाला होता है। तभी वो कपल पूछते हैं कि हम तुमको एक नौकरी दे सकते हैं और सैलरी भी अच्छी देंगे। हम एक स्पोकन लैंग्वेज का ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, फिलहाल हमें एक कोरियन टीचर की सख्त जरूरत है, तो क्या तुम हमारे कोरियन टीचर बनोगे? और नशे में यंग हाँ कर देता है और फिर एकदम से फ्लैट। तो रात को वो कपल जिनको हम आंटी अंकल कहेंगे अब से, ठीक है, वो यंग को अपने घर में रहने देते हैं। वो सुबह जब उठता है तो उसको कुछ याद ही नहीं होता कि ये क्या जगह है, मैं यहाँ कैसे आ गया। अंकल फिर उसको कल की सारी बातें बताते हैं और कहते हैं कि बेटा चलो टीटी सेंटर, आज से ही स्पोकन क्लासेस शुरू करनी है कोरियन की। तो यंग चौंक जाता है कि मैंने कब कहा कि मैं कोरियन सिखाऊंगा। अब अंकल घबरा जाते हैं कि क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है तुमने कल क्या कहा। फिर इस तरह उसको कल की बातें समझाकर कहते हैं कि तुम्हारे भरोसे हमने कुछ स्टूडेंट से कह दिया कि तुम्हें कोरियन सिखा देंगे, अब अगर तुम मना करोगे तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, प्लीज मान लो, सैलरी भी अच्छी देंगे पक्का। वैसे भी यंग के पास कोई नौकरी तो थी नहीं और यहाँ तनख्वाह भी अच्छी दे रहे थे वो, तो वो इस काम के लिए मान जाता है। फिर वो ट्यूशन सेंटर जाते हैं जहाँ पहली बार क्लास में घुसकर वो थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन मैनेज कर लेता है कैसे भी करके और बुक में कुछ देखकर बोर्ड पे
लिखता है। इस क्लास में चश्मा पहनी हुई एक लड़की को दिखाते हैं और यही है दोस्तों अपनी कहानी की हीरोइन सकुरा। सकुरा यहाँ जापान में एक कंपनी के लिए काम करती है जिसके कोरिया में कई क्लाइंट्स हैं। उसे कोरियन सीखने की सख्त जरूरत है। अब यंग को क्लास लेना तो आता नहीं, तो सकुरा उसे बड़ी घूरती है कि ये टीचर है या फिर कुछ और उसे घूरते हुए देखकर यंग घबरा जाता है कि पता नहीं ये क्या करने वाली है। पर जैसे तैसे पहला दिन दोस्तों यंग का ठीक ठाक निकल जाता है। उसी शाम की बात है, अंकल और आंटी यंग को एक बार में लेके जाते हैं जहाँ वो अक्सर जाकर ड्रिंक करते हैं। यंग पूछता है कि लास्ट बेंच में आज एक लड़की बैठी थी, मुझे बड़ी बुरी तरह घूर रही थी, वो कौन थी? वो मुझे तो उसको देखकर बड़ा डर लगा। तो आंटी कहती है, अरे हम कई सालों से उसको जानते हैं, उसका नाम सकुरा है। बचपन से बहुत ही स्ट्रगल करके फिलहाल अपने पैरों पे खड़ी हुई है बेचारी। उसके पेरेंट्स बहुत ही पहले चल बसे, फिर उसकी दादी ने उसे बड़ा किया, फिर उसको एक आदमी से प्यार हुआ, उसने शादी भी कर ली, लेकिन जब उसका बच्चा हुआ तो वो आदमी सकुरा को छोड़कर चला गया। फिर सकुरा ने नौकरी कर ली और उसका बेटा अपनी परदादी की देखरेख में रहता है। सकुरा अपने बेटे का और अपनी दादी का बहुत ख्याल रखती है। वैसे अपने परिवार को चलाने के लिए उसको नौकरी करनी पड़ी और फिर उसको एक इंटरनेशनल टूर्स वाली कंपनी में जॉब मिल गई। वहाँ जब सकुरा से पूछा गया कि जापानीज के अलावा तुम कौन कौन सी लैंग्वेजेस जानती हो, तो उसके मुंह से निकल गया, मैं थोड़ी बहुत कोरियन जानती हूँ। वैसे सकुरा को कोरियन गाने बड़े पसंद है, लेकिन कोरियन में वो बातचीत उतना नहीं कर पाती। तो जब उन लोगों ने पूछा कि कोरियन में कुछ कहो, तो सकुरा ने उस समय कोरियन सॉन्ग को डायलॉग की तरह बोलकर मैनेज कर लिया, क्योंकि वहाँ किसी को कोरियन नहीं आती थी। इस तरह सकुरा को जॉब मिल गई। लेकिन अब उस झूठ को सच बनाने के लिए सकुरा जल्दी से जल्दी कोरियन सीखना चाहती है, वरना कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए। इस तरह सकुरा का फ्लैशबैक बताकर अंकल और आंटी कहते हैं कि बेटा वो बहुत ही अच्छी लड़की है, कभी गुस्सा नहीं होती। अगले सीन की बात है दोस्तों, सकुरा को दिखाते हैं जो साइकिल में अपनी बेटी हिरोशी को स्कूल छोड़कर ट्रेन में ऑफिस जाती है। रास्ते में भी वो एक MP3 प्लेयर में स्पोकन कोरियन के ऑडियो सुनती है। वो कोरियन सीखने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी उस लैंग्वेज को अपना बनाना है ताकि उसकी नौकरी पक्की रहे, कोई खतरा ना रहे। तो आखिर सकुरा अपने ऑफिस पहुंच जाती है। उसका बॉस अकड़कर बताता है कि अगले महीने एक बड़ा कोरियन क्लाइंट आने वाला है और हमें बहुत बड़े बिजनेस मिलने वाले हैं। उस मीटिंग में तुम ही को उस क्लाइंट से बातचीत करनी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो जो कोरियन जानती हो। कहकर वो चला जाता है। अब सकुरा की हालत ऐसी हो जाती है कि जमीन आसमान एक करके भी उसको एक महीने के अंदर कैसे भी करके कोरियन लैंग्वेज में फ्लुएंटली बात करनी होगी। इसीलिए वो कोरियन क्लास में और ध्यान लगा देती है। पर बाकी लोग काफी बोर्ड होते हैं, पर कम से कम सकुरा तो बड़ा ध्यान देती है दोस्तों। ये सोचकर यंग को थोड़ी खुशी जरूर मिलती है। फिर सकुरा अपने बेटे को स्कूल छोड़कर ऑफिस जाती है। वहाँ बॉस उसको बुलाकर कहता है कि उस कोरियन क्लाइंट ने कोरियन लैंग्वेज में एक ईमेल भेजा है, उसको जरा पढ़कर बताओ। तो सकुरा क्या कहती है? वो कहती है, सर मुझे तो सिर्फ कोरियन में बात करना आता है, पढ़ना लिखना नहीं आता। बॉस कहता है, कोई बात नहीं, तुम इसका प्रिंट आउट घर ले जाओ और कैसे भी करके इस मेल को जापानीज में ट्रांसलेट करके मुझे बताओ। अब उस टाइम पे गूगल ट्रांसलेट वगैरह उतना पॉपुलर नहीं था दोस्तों शायद, तो सकुरा डिक्शनरी की मदद से हर शब्द को ट्रांसलेट करके उस मेल को समझने की कोशिश करती है। पर बात नहीं बनती यार, और बेचारी बड़ी टेंशन में होती है कि क्या करूं। तब उसका बेटा आता है तो उसे सकुरा हक कर लेती है और उसका टेंशन थोड़ा कम हो जाता है। तब आता है उसको यंग का ध्यान कि क्यों ना अपने कोरियन टीचर से मदद मांग लूं। तो वो जाती है यंग से मिलने के लिए। सकुरा को देखकर यंग पहले तो घबरा जाता है और चॉपस्टिक्स में रखे नूडल्स को उसी पल में निगल जाता है। सकुरा कहती, सर प्लीज मेरे लिए कोरियन मेल ट्रांसलेट कर दीजिए ना। कहकर वो यंग को मेल दिखाती है। उसमें लिखा होता है कि सकुरा की कंपनी का वो कोरियन क्लाइंट अगले महीने आ रहा है और इनकी कंपनी में मीटिंग करना चाहता है। बस यही इन्फॉर्मेशन होती है उस ईमेल में। तो सकुरा कहती है कि सर कैसे भी करके बस एक महीने के अंदर मुझे कोरियन में फटफट फटफट बोलना सिखा दीजिए ना, क्योंकि उस क्लाइंट से मुझे को कोरियन में बात करनी होगी। अगर जरा से भी गड़बड़ी हुई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। आप मेरे लिए जरा एक्स्ट्रा क्लासेस ले लीजिए। हाँ, पर उसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा फीस नहीं दे पाऊंगी। हाँ, रोज आपके लिए लंच बना के लेके आऊंगी। अब यंग को पहले थोड़ी हंसी तो आती है, लेकिन वो सकुरा की मुश्किल समझ जाता है और एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए मान जाता है दोस्तों। अगले सीन में यंग अंकल और आंटी के साथ उसी बार में होता है। थोड़ा मस्त तीनों ड्रिंक करते हैं और नशे में अंकल कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया जो उस लड़की की मदद करने के लिए मान गए। वैसे तुम्हारा थोपड़ा देखकर मुझे तो लगता है कि तुम उसको चाहते हो बेटा। वैसे वो भी फिलहाल सिंगल ही है। पर आंटी कहती है, अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप, यंग के मन में ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेकार में उसके अंदर ये झूठी उम्मीदें मत जगाओ, समझे। पर जो भी हो दोस्तों, यंग को सकुरा को देखकर कुछ कुछ तो होने लग जाता है। और अगले दिन यंग और सकुरा बाहर कहीं पे मिलते हैं, क्योंकि इस तरह से घूमते घूमते यंग उसको आसपास हुई घटनाओं को कोरियन में बताकर उसे और आसानी से लैंग्वेज सिखाना चाह रहा है। इसी बहाने उनके बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होने लग जाती है और सकुरा जो अब तक यंग को सर कह रही थी वो अब यंग को नाम से बुलाती है। फिर दोनों एक जगह बैठकर अपना लंच खाते हैं जो सकुरा बना के लेके आई थी। तो यंग को खाना बहुत ही टेस्टी लगता है और वो कहता है खाना तो सच में कमाल का है। फिर दोनों मार्केट जाते हैं जहाँ वो एक दुकान में जाते हैं और दोनों अपने लिए टी शर्ट्स लेते हैं। एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस दोस्तों, दोनों को एक ही डिजाइन का टी शर्ट पसंद आता है, उसको उठा लेते हैं। दोनों का वेवलेंथ काफी मैच करता है शायद। इसी बीच सकुरा की दादी उसे कॉल करके कहती है कि तुम्हारा बेटा हिरोशी खेलने गया था लेकिन अभी तक पता नहीं कहाँ है, जल्दी से आओ बेटा। उसे ढूंढते ढूंढते दादी के पैर में चोट लग गई थी और वो चल नहीं पा रही थी बेचारी। सकुरा तुरंत वहाँ से निकलती है तो यंग समझ जाता है कि जरूर कोई इमरजेंसी होगी, इसलिए
इसीलिए वो भी सकुरा के साथ चला आता है। अब दोनों घर पहुंचते हैं तो दादी सब बताती है कि क्या क्या हुआ। फिर दोनों उन सारी जगहों पे जाकर हिरोशी को ढूंढने लग जाते हैं जहाँ पे वो आमतौर पर खेलने जाया करता है। अंधेरा भी हो जाता है यार, बड़ी मुश्किल हो गई। सकुरा बहुत घबरा जाती है। तो आखिरकार वो कैसे भी करके हिरोशी को ढूंढ निकालते हैं और उसको घर ले आकर बैठाते हैं। तो सकुरा कहती है कि अगर तुम ना होते ना आज, मतलब वो यंग को कहती है, तो मैं हिरोशी को नहीं ढूंढ पाती और मैं सच में बहुत डर गई थी। पता नहीं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं मैं। दादी भी यंग को थैंक करती है और कहती है कि उसे ढूंढते ढूंढते मेरे पैर में चोट लग गई थी बेटा, अच्छा हुआ तुम सकुरा के साथ जाकर उसको ढूंढ लाए। तो यंग कहता है अरे थैंक करने की क्या बात है, बच्चा खो जाए तो किसी को भी मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कहकर वो निकलने वाला होता है, लेकिन दादी कहती कि बेटा रात बहुत हो गई है, एक काम करो यहीं रुक जाओ, हम कोई भी गलत बात नहीं समझेंगे, तुम रुक जाओ। तो यंग जरा सोच में पड़ जाता है कि यहाँ रहना ठीक होगा भी या नहीं। और तब दादी कहती है कि अगर तुम शादीशुदा होते और घर पर तुम्हारी वाइफ तुम्हारी राह देख रही होती तो शायद तुम्हें घर वापस जाना होता, पर क्योंकि तुम सिंगल हो इसीलिए कोई दिक्कत है नहीं। तो इस पर सकुरा दादी को थोड़ा डांट देती कि दादी आप भी ना कुछ भी कह देती हो। तो दादी कहती है अरे मैंने गलत क्या बोल दिया, तुम बोलो बेटा, क्या तुम्हारी शादी हो गई है या फिर कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, बताओ। तो यंग दादी को अपना दुखड़ा बताता है कि एक गर्लफ्रेंड थी तो दादी, लेकिन मुझे धोखा देकर चली गई। अरे 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 ऐसे भी कोई करता है क्या, बहुत बुरा हुआ बेटा तुम्हारे साथ, तुम फिक्र मत करो, तुम जैसे भले लड़के को कोई भली लड़की जरूर मिलेगी। और यहाँ पे सकुरा को भी पता चल जाता है कि यंग की लाइफ में थोड़ा दुख तो है लड़की को लेकर। खैर यंग वहां से निकलता है। सकुरा उसे बाहर छोड़ने जाती है और बातों ही बातों में यंग उसको बता देता है कि वो कोरिया का रहने वाला है और यहाँ पे नौकरी करता था, लेकिन अब नौकरी नहीं रही, ऊपर से ब्रेकअप हो गया। तो सकुरा पूछती है वैसे कोरिया में जो आपका परिवार है उसके बारे में कुछ बताइए ना। यंग उसे सच सच बता देता है कि उसका पापा कोरिया के बहुत बड़े करोड़पतियों में से एक है और वो चाहते थे कि मैं उनकी कंपनियों को संभालूं, लेकिन मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, म्यूजिक एंड डांस में इंटरेस्ट था। फिर भी पापा मुझे जबरदस्ती अपने बिजनेस को चलाने के लिए कहने लगे और मैंने उनकी बात नहीं मानी, घर छोड़कर यहाँ पे आ गया। यहाँ शुरू में मैंने बहुत स्ट्रगल किया, पर जैसे तैसे एक सेल्स एजेंट की नौकरी मिली और पिछले 1 साल से मैं वही काम कर रहा था, पर वो नौकरी भी हाथ से गई। वैसे तुम अपने पति के बारे में कुछ बताओ ना, वो कहाँ पे है। तो सकुरा बताती कि हम दोनों बहुत यंग थे जब हमें एक दूसरे से प्यार हुआ और शादी भी कर ली और बहुत ही जल्दी हिरोशी भी पैदा हो गया। उस वक्त मेरे पति के पास कोई ढंग की नौकरी नहीं थी और बच्चा भी हो गया। नई जिम्मेदारी से डरकर वो मुझे और बच्चे को छोड़कर चला गया। तब मैंने ठान लिया कि मैं कैसे भी करके अपने बेटे को एक बहुत ही अच्छी लाइफ दूंगी, इसीलिए मेरे लिए नौकरी बहुत ही जरूरी है, तभी तो मैं इतनी मेहनत करके कोरियन सीख रही हूँ। इतने में सकुरा की बस आ जाती है। उसके जाने से पहले यंग कहता है कि अगर तुम ऑफिस के काम में बिजी रहोगी तो मैं हिरोशी को स्कूल से पिकअप करके घर छोड़ दिया करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बदले में तुम बस मेरे लिए दोपहर का खाना बनाकर ला देना, वही मेरी फीस होगी। और सकुरा बिल्कुल हैरान, ये क्या कह रहा है। यंग कहता है हाँ तुम बस अपने काम पे ध्यान दो, बाकी मैं संभालूंगा। और इस पॉइंट पे सकुरा को भी यंग के ऊपर थोड़ी बहुत फीलिंग्स आ जाती हैं दोस्तों। वेल जब वो ऑफिस जाती है तो उसको एक आता है मैसेज, वो उसे खोलती है तो यंग ने दादी के साथ खींची हुई सेल्फी भेजी होती है। मतलब अब यंग सकुरा के परिवार के साथ घुल मिल गया है। वो साइकिल में हिरोशी को पिकअप करने जाता है और दोनों खूब मस्ती करते हैं साथ में। हिरोशी मजे में घर आता है। कुछ ही दिनों में यंग और हिरोशी की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। दूसरी ओर उसकी क्लासेस भी एज यूजुअल चलने लग जाती है। अब एक दिन यंग एक टी शर्ट पहन कर आता है और सकुरा को दिखाता है कि याद है इन दोनों ने सेम डिजाइन वाले टी शर्ट पिकअप्स किए थे, ये वही है दोस्तों। इस तरह आंखों आंखों में दोनों बातें करने लगते हैं और इनके बीच प्यार हो चुका है, सेटिंग हो चुकी है, ऐसा हमें लगता है। अब अगले सीन में कोरियन लैंग्वेज क्लास में एक टेस्ट रखा जाता है जिसमें सकुरा सबसे बेस्ट परफॉर्म करती है और सबसे बढ़िया कोरियन बात भी वही करती है। क्लास के अलावा यंग सकुरा के घर भी जाकर उसको सिखाता है ताकि उस क्लाइंट के आने से पहले सकुरा पूरी तरह कोरियन में एकदम से फ्लुएंट हो जाए। वैसे इन दोनों के बीच कुछ चल तो रहा है लेकिन दोनों अपने दिल की बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। यंग सकुरा हिरोशी और दादी अब लगभग एक परिवार बन चुके हैं दोस्तों। यंग वैसे बड़ा खुश है। अगले दिन यंग की माँ कॉल करती है क्योंकि यंग के फ्रेंड ने उन्हें बता दिया था कि उसकी नौकरी भी गई, गर्लफ्रेंड भी गई और ऐसे ही घूम रहा है आजकल। तो वो पूछती कि बेटा कहाँ पे हो तुम, क्या कर रहे हो। तो यंग कहता है माँ मैं तो जहाँ पे था वही हूँ और सच कह रहा हूँ फिलहाल मैं बहुत ही खुश हूँ, इसलिए प्लीज मुझे वापस बुलाने का मत सोचिएगा, कहकर वो कॉल काट देता है। दरअसल माँ ने इसीलिए कॉल किया था कि वो यंग को वापस बुला ले क्योंकि यंग के पापा की तबीयत बहुत ही खराब है। पिछले 1 साल से उन्हें कोई बीमारी हो गई है और शायद वो अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं। पर पापा माँ से कहते हैं कि अगर वो खुश है तो उसको वहीं पे रहने दो। मैंने बिजनेस के चक्कर में पैसा तो बहुत कमाया लेकिन परिवार के साथ खुश रहना मैं कभी सीख नहीं पाया। कम से कम उसको तो खुशी मिले, इसलिए जब तक मैं जिंदा हूँ उसे वापस बुलाकर उसकी खुशी उससे मत छीनो, उसे वहीं पे रहने दो। मेरे जाने के बाद उसे वापस बुला लेना। और यहाँ यंग हिरोशी के साथ बहुत ही एंजॉय करता है। उसे स्कूल से पिकअप करने जाता है तो यंग को अपने क्लास टेस्ट स्कोर दिखाता है वो कि देखो मुझे कितना अच्छा स्कोर मिला है। इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि यंग उसका पापा और वो यंग का बेटा है दोस्तों। यंग देखता है कि उसमें टीचर ने एक स्टिकर लगाया हुआ है क्योंकि हिरोशी ने हाई स्कोर किया था। वो हिरोशी की बहुत तारीफ करता है और तब उसे भी एक
आइडिया आता है। वो सीधे ट्यूशन सेंटर जाकर एक कार्टून रैबिट स्टिकर डिजाइन करता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि उस टी शर्ट पे बना हुआ था जो यंग और सकूरा ने खरीदा था। सेम। अंकल और आंटी आ जाते हैं तो यंग उनसे छुपाने की कोशिश करता है, और जब उसकी क्लास में कोरियन लैंग्वेज टेस्ट होता है तो उसमें सकूरा फुल मार्क्स स्कोर करती है। उसे अप्रिशिएट करने के लिए यंग उसके स्कोर पे कार्टून रैबिट स्टिकर चिपका देता है। सकूरा बड़े खुश कि वाओ, मतलब माँ को इम्प्रेस करने के लिए अपने हीरो को बेटे से आइडिया लेना पड़ा। खैर दूसरी लड़की पूछती है कि सकूरा को ये स्पेशल स्टिकर क्यों दिया, क्या खास है इसमें? तो यंग कहता है कि देखो, आज से जो भी टेस्ट होंगे और जो भी टेस्ट में फुल मार्क्स लेकर आएंगे उनको ये स्टिकर मिलेगा। अब सबको वो स्टिकर पसंद आता है और सब कहते हैं कि कम से कम अब ये स्टिकर पाने के लिए तो अच्छा परफॉर्म करना बनता है। उस दिन ऑफिस में सकूरा को एक शॉक लगता है क्योंकि वो कोरियन क्लाइंट कल ही आने वाला है, लेकिन सकूरा का कोरियन अभी तक उतना अच्छा नहीं हुआ। तो वो यंग को अपनी दुविधा बताती है। फिर अंकल, आंटी और यंग बार में बैठे होते हैं। अंकल पता नहीं क्यों लेकिन आज परेशान बैठे हुए हैं कि अब तो सकूरा काफी अच्छा कोरियन सीख गई है, अब वो क्लास नहीं आएगी, एक स्टूडेंट कम हो जाएगा हमारी क्लास में। आंटी डांटती है कि यहाँ तुम्हें पता है यंग परेशान हो रखा है कि उस बेचारी की नौकरी ना चली जाए, और तुम्हें तो बस अपनी फीस की पड़ी हुई है कि बच्चा कम हो गया। तो वहाँ पे एक बारटेंडर होता है जो पहले साउंड इंजीनियर था, बारटेंडिंग उसका पैशन है शायद। वो इनको एक एयरबड देता है और उसके साथ कनेक्ट करने के लिए एक एम्पलीफायर भी देता है। वो कहता है कि इसे उस लड़की के कान में लगा देना और कहना कि अपने बालों से इसे कवर कर ले, और इसे आप अपने पास रखना और उस लड़की से कुछ दूर रहना, ताकि इसके जरिए आप उसे प्रॉम्प्ट कर सके और वो वहाँ पे जवाब दे सके, किसी को पता नहीं चलेगा। अब दोस्तों, यंग उस एयरबड को सकूरा को देता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि सकूरा और बाकी लोग ऑफिस में उस कोरियन क्लाइंट का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ ही दूर पर एक कार खड़ी होती है जिसके अंदर बैठे होते हैं अंकल, आंटी और अपना यंग, जिसके पास सकूरा से कम्युनिकेट करने का वो डिवाइस रखा हुआ है। यंग अपना मस्त हेडफोन पहनकर ट्रांसलेट करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। कुछ ही देर में आता है वो कोरियन क्लाइंट। बॉस उसको सकूरा का परिचय देता है और कहता है कि ये बहुत बढ़िया कोरियन बोल लेती है। सकूरा को जितनी कोरियन आती है उससे वो काफी अच्छा मैनेज कर लेती है, जिससे क्लाइंट काफी इंप्रेस हो जाता है दोस्तों कि ये तो काफी अच्छा बोल लेती है। क्लाइंट थोड़ी बहुत इंग्लिश भी जानता है और वो दूसरों से कहता है कि मुझे सकूरा से अकेले में इस बिजनेस डील के बारे में डिस्कस करना है। तो बॉस कहता है हाँ ओके, आप कर लीजिए, बिल्कुल करिए। ये कहकर वो सभी बाहर चले जाते हैं। फिर क्लाइंट सकूरा को एक एक्वेरियम ले जाता है। सकूरा को लगता है कि शायद ये यहाँ की जगहों को देखना चाहता है। यंग की टीम छुप छुप कर उनके पीछे जाती है। दोनों एक जगह बैठकर कॉफी पीते हैं और बातों ही बातों में पता चलता है कि ये कोरियन क्लाइंट सकूरा के साथ फ्लर्ट कर रहा है और कोई गलत इरादा है उसका। यंग को बड़ा गुस्सा आता है। अब सकूरा भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। वो बात को चेंज करती है कि हाँ, मैं भी अक्सर अपने बेटे को यहाँ पे लेके आती हूँ। तो वो शॉक हो जाता है। क्लाइंट कहता है तुम्हारी शादी हो गई क्या? सकूरा कहती है कि हाँ, एक बेटा भी है। लेकिन इतना कुछ कहने के बावजूद वो सकूरा को छोड़ने का नाम ही नहीं लेता और सकूरा को बीच पे लेके जाता है। वो कहता है कि तुम बिल्कुल मेरी फर्स्ट लव, मतलब मेरी पहली क्रश की तरह दिखती हो। तो यंग सकूरा से कहता है, मतलब उस एयरबड के जरिए, कि उससे कह दो घर पे मेरा बेटा और दादी वेट कर रहे हैं, कुछ भी कह के निकल जाओ वहाँ से। पर सकूरा को कुछ कहने का मौका मिलता ही नहीं क्योंकि वो नॉन स्टॉप बातें करे जा रहा था और कहता है कि तुम जब कोरियन में बात करती हो तो बहुत ही प्यारी लगती हो। और आखिर में पता क्या कहता है वो, कि जो एक्चुअल बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होगा वो मेरे होटल रूम में होगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा। सकूरा भी उसकी बात को सच मानकर उसके साथ जाती है और यंग की टीम कार में उन्हें फॉलो करके होटल पहुंच जाती है। वहाँ कमरे में कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट देने के बजाय वो वाइन सर्व करके सकूरा के पास आकर बैठ जाता है। तो सकूरा कहती है सॉरी, मुझे ये सब नहीं चाहिए, बस डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए, मुझे जाना है। लेकिन नहीं, वो सकूरा के साथ जबरदस्ती करने पे उतर आता है। सकूरा चिल्ला देती है तो आवाज को सुनकर यंग होटल के अंदर भाग आता है। पर उसे अब कमरे का नंबर नहीं पता होता ना, तो वो सकूरा से पूछता है कि कमरे का नंबर क्या है तुम्हारे? सकूरा उसे नंबर देती है। यंग भी पहुंच जाता है लेकिन दरवाजा लॉक होता है और यहाँ सकूरा क्लाइंट से बचकर भाग ही रही होती है। पर आखिर वो सकूरा को पकड़ लेता है और उसके कानों में एयरबड्स को देख लेता है और पूछता है कि अच्छा, तो इस तरह तुम कोरियन में बात कर रही थी, तुम्हें इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है? और वो जो भी है, तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता। कहकर वो सकूरा पे झपटने वाला होता है, लेकिन इतने में यंग उस कमरे के पास पहुंच जाता है, लेकिन दरवाजा होता है लॉक्ड। और तब रूम सर्विस के लिए एक औरत आती है जिसकी मदद से यंग दूसरा कमरा खुलवाकर वहाँ की बालकनी से इस कमरे की बालकनी में आ जाता है। वो दरवाजा भी बंद है लेकिन यंग दरवाजे पे पीटना शुरू कर देता है और वो आदमी, वो क्लाइंट चौंक कर मुड़ता है तो उसके सर पे एक गमला फोड़कर वो जल्दी से दरवाजा खोल देती है। तब जाकर यंग की जान में जान आती है और पूछता है कि तुम्हें उसने कुछ किया तो नहीं? सकूरा कहती नहीं, अच्छा हुआ तो मैंने वक्त पे पहुंच गए। फिर दोनों सेफ घर पहुंच जाते हैं। अगले दिन सकूरा को पक्का यकीन होता है कि उसकी नौकरी तो गई काम से, क्योंकि उस क्लाइंट ने बिजनेस डील कैंसिल कर दिया होगा और शायद सकूरा के बॉस से उसकी शिकायत भी की होगी कि सकूरा को कोरियन नहीं आता, कोई उसकी मदद कर रहा था एयरबड्स के जरिए। बॉस कहता है कि हमें उस क्लाइंट का बिजनेस नहीं मिला, उनसे डील कैंसिल हो गई। तो सकूरा चुप रहती है। फिर बॉस कहता है कि तुम फिक्र मत करो, क्लाइंट्स तो आते जाते रहते हैं, लेकिन तुमने कोरियन में उसे बहुत अच्छी तरह हैंडल किया, आई एम प्राउड ऑफ यू। दरअसल उस क्लाइंट ने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसकी काली करतूतें भी सामने आ जाती और उसी का नाम खराब होता, उसकी कंपनी का इमेज मिट्टी में मिल जाता, वो अलग। इसीलिए वो सिर्फ बिजनेस डील के लिए मना करके चला गया, मतलब वापस कोरिया भाग गया। पर बॉस सकूरा से काफी इंप्रेस हो चुका था और उसकी
उसकी नौकरी को परमानेंट कर देता है, ऊपर से उसे प्रमोशन भी देता है। और सकुरा तो एकदम शॉक में कि कैसे, मतलब अपने से पूछ रही होती है कि ये तो अनएक्सपेक्टेड था। खुश हो जाती है वो। अब उसे नौकरी की चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी उसे कोरियन तो सीखना ही पड़ेगा, जो कि वो बहुत ही अच्छे से सीख भी लेगी। आखिर यंग जो है उसके साथ सकुरा के प्रमोशन को वो बार में सेलिब्रेट करते हैं। वैसे इन दोनों को उस बारटेंडर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर उसने एयरबड्स का आइडिया और एयरबड्स डिवाइस नहीं दिया होता तो ना सकुरा ये कर पाती ना कुछ होता। सेलिब्रेशन के बाद वो घर लौट रहे होते हैं और तब दोनों काफी करीब आकर किस करने वाले होते हैं कि आंटी चिल्लाती कि सकुरा सकुरा तुम्हारा पति लौट आया है। बस दोस्तों यंग के चेहरे का रंग उड़ जाता है कि ये क्या हो गया। सकुरा का पति आकर सकुरा के पैर पड़ता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें और बच्चे को छोड़कर गलती कर दी, नहीं जाना चाहिए था मुझे, अब मैं सुधर गया हूँ, फिर से तुम्हारे पास आ गया हूँ, प्लीज माफ कर दो ना मुझे। तो सकुरा दुविधा में यार। यंग को लगता है कि शायद पति को देखकर सकुरा का मन बदल गया है और उसने अपने पति को अपनाने का फैसला कर लिया है। अगले सीन में आंटी और अंकल बड़े खुश होते हैं कि सकुरा का उजड़ा हुआ परिवार फिर से बस गया। यंग भी खुद को मना लेता है यार कि ठीक है, जैसा भगवान की मर्जी वही होगा। सोचता है कि सकुरा अपने पति के साथ खुश है तो मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए, पर उसे दुख भी होता है यार, क्योंकि ये उसका दूसरा प्यार था और ये भी सफल नहीं रहा। फिर यंग को उसकी माँ कॉल करके बताती कि बेटा पापा बहुत सीरियस हो चुके हैं, उन्होंने मना किया था कि मैं उनकी बीमारी के बारे में तुम्हें ना बताऊं, पर अब डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं, प्लीज वापस आ जाओ, वो तुम्हें देखने को तरस रहे हैं। तो यंग बिना कुछ कहे कोरिया चला जाता है। वहाँ हॉस्पिटल में उसके पापा काफी सीरियस हालत में होते हैं। तब वो माँ से पूछता है कि मुझसे ये बात आपने छुपाई क्यों माँ? माँ कहती है कि मैं तो बताने वाली थी बेटा, लेकिन तुम्हारे पापा ने मना कर दिया। कहने लगे कि मेरी उम्र तो पैसा कमाते कमाते गुजर गई और असली जिंदगी का मजा तो मैं कभी ले नहीं पाया। जब तक यंग यहाँ पे था मैं उसे भी अपनी तरह बनाने की कोशिश करता रहा। मुझे खुशी है कि वो अपनी मर्जी की लाइफ जी रहा है और खुश है उसमें, और उसे खुश रहने दो, मेरी बीमारी का बताकर उसे परेशान मत करो बस बेटा, इसीलिए मैं चुप रही क्योंकि तुम्हारे पापा ने ये बातें बोली थी। यंग बहुत इमोशनल हो जाता है कि उसने अपने पापा को क्या समझा और वो क्या निकले। उन्हें यंग से कितना प्यार है, कितनी फिक्र है, ये उसे अब पता चला। वो घर जाकर स्टोर रूम में रखी अपनी पुरानी चीजें देखता है। बचपन में उसके पापा उसके हीरो थे, उन्होंने यंग के लिए जो चीजें खरीद के दी थी उन यादों को शायद यंग बड़ा होते होते भूल गया था और अपने पापा से नफरत करने लग गया था। पर अब यंग को उनकी फीलिंग समझ आ चुकी है और ऐसे अच्छे पापा की खातिर वो उनके बिजनेस को संभाल लेने का फैसला कर लेता है। सीधे 3 साल के बाद दिखाते हैं यंग अपना बिजनेस बहुत बढ़िया चला रहा है दोस्तों। ये उसी का होटल है। वहाँ पे कोई मीटिंग करके वो निकल रहा होता है कि सकुरा को देख लेता है। दरअसल सकुरा अपनी कंपनी के किसी टूर पैकेज के तहत कुछ टूरिस्ट्स को जापान से कोरिया लेकर आई होती है। उन्हें इस होटल में ठहराने के लिए सकुरा आई हुई है और दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो मतलब एक अलग लेवल का वो होता है ना, जो शर्मिंदगी भी, शौक भी और बहुत कुछ दोनों फील करते हैं। चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि 3 साल के बाद, और वो भी यहाँ कोरिया में, उनकी इस तरह मुलाकात होगी। फिर दोनों एक जगह बैठकर आराम से बैठकर बातें करते हैं। यंग कहता है कि अब तो तुम बहुत अच्छा कोरियन बोल लेती हो। सकुरा कहती है हाँ क्यों ना, तुम जो मेरे टीचर थे, तुम्हारे जाने के बाद मैंने खुद से और भी बढ़िया सीखा और अब मैं कोरियन में परफेक्ट हो चुकी हूँ। ओह वेरी गुड। खैर घर पे दादी, हिरोशी और हाँ वो तुम्हारा पति कैसा है? दादी और हिरोशी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन पति मेरे साथ नहीं है। ये सुनकर यंग के दिल में कहीं ना कहीं तो लड्डू फूटता है बड़ा वाला, लेकिन वो चेहरे पे दिखाता नहीं। पूछता है पति क्या हो गया? तो सकुरा कहती है कि उस दिन जब वो आया तो तुम बिना कुछ कहे चले गए। वो रोया कि मुझे वापस अपना लो, लेकिन यार जिस आदमी ने मुझे और मेरे बेटे को अकेला छोड़ दिया, वो भी तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, कैसे रह सकती थी मैं उस आदमी के साथ? मैंने ना कह दिया। बस अपना यंग तो खुशी से पागल हो जाता है दोस्तों। सकुरा पूछती क्या तुम अचानक चले क्यों गए वैसे? लेकिन मैंने उसके बाद भी तुम्हें कितनी बार कॉल किया, तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाई। पर मैं उसकी बातों से साफ पता चल जाता है कि उसने यंग को कितना मिस किया। वो कहती है कि कम से कम अब तो अपना फोन नंबर दे दो, मैं लिख लेती हूँ। कहकर वो एक डायरी निकालती है। उसके अंदर से वही कार्टून वाला रैबिट स्टिकर निकलता है जो कि कोरियन क्लास में अच्छा परफॉर्म करने वाले को यंग देता था और उसने सकुरा को दिया था। दोनों उसको उठाने लग जाते हैं। यंग पूछता है क्या तुमने इसको अभी तक संभाल के रखा हुआ है? और इस पे दोनों स्माइल करते हैं। 3 साल पहले उस दिन ये दोनों किस करके अपना प्यार का इजहार करने वाले थे, लेकिन तभी बीच में पति आ टपका। उसकी वजह से दोनों बिछड़ गए और आज 3 साल के बाद जापान में नहीं लेकिन कोरिया में उनकी किस्मत में लिखा था दोबारा मिलना, और उस किस्मत को थैंक करते करते ये मूवी खत्म हो जाती है। यानी कि अब इनका चलेगा आगे कुछ दोस्तों। वेल अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।